बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अक्सर लोगों को जब कमर में दर्द होती है और आपने उनसे सुना होगा कि कमर में डिस्क स्लिप हो गई है, डिस्क बल्ज हो गई है, डिस्क की हर्निएशन हो गई है, कमर की जो नस है वो डिस्क के बीच में फंस गई है, शैटिका हो रहा है, टांग में दर्द आ रही है, या कमर से दर्द शुरू होती है और टांग में पिंडली के अंदर फील होती है, टांग में सुनपन आ रहा है। इतनी सारी इस तरह की टर्म्स होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली डिस्क बल्ज और डिस्क स्लिप इन दोनों का क्या फ़र्क होता है, और अगर ये हो जाए तो फिर इसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बेसिक रीज़न समझ आ गई और बेसिक फ़र्क समझ आ गया तो फिर उसका इलाज करना भी आसान हो जाएगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके डिफरेंट कर्व्स होती हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, जो गर्दन के पास होता है, इसको कहते हैं सर्विकल। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं थोरेसिक। ये जो यहाँ पे 5 वर्टिब्रास पड़े होते हैं इनको कहते हैं लंबर। बड़े लोगों ने नाम सुना होगा L4 L5। ये यही L मतलब लंबर होता है, और उसके नीचे होता है ये सैक्रल वाला एरिया, और आखिरी जो है ना वो कोक्सीजियस हिस्सा होता है। सो ये डिफरेंट हिस्से होते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी के। ठीक है, अब इन हर हिस्से के अंदर, जैसे जो सर्वाइकल है इसके अंदर टोटल 7 वर्टिब्रा होते हैं, 7 रीढ़ की हड्डी के मोहरे होते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये एक हड्डी नहीं होती, ये मुख्तलिफ मोहरे मिलके फिर एक रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। सो गर्दन के अंदर इस तरह से 7 होते हैं, 12 जो है वो थोरेसिक में होते हैं, 5 लंबर में होते हैं, इसी तरह से कुछ सैक्रल के अंदर और कुछ ऑक्सीजियस के अंदर होते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया ना कि रीढ़ की हड्डी के मोहरे अलग अलग होते हैं, अलग अलग तो हैं, लेकिन इनके ना बीच में एक रबड़ होती है जिसे हम डिस्क कहते हैं। ये कुछ इस तरह से होती है। अब ये रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, ठीक है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरह से। अब इस मोहरे और इस मोहरे के बीच में यहाँ पे ये जो आपको नीले रंग की नजर आ रही है ना, इसे कहते हैं डिस्क। ठीक है, अच्छा, इन्हीं मोहरों के बीच में एक होती है कैनाल, यानी कि बिल्कुल एक सुराख सा बना होता है, एक रास्ता बना हुआ होता है, उस रास्ते में से गुजरती है ये वाली हमारी हराम मगज। अच्छा, अब इस हराम मगज में से निकलती हैं ये करंट की तारें, यानी कि हर मोहरे के साथ से एक एक तार निकल रही होती है। ठीक है, अच्छा, और रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, ये रीढ़ की हड्डी यूं नहीं होती, रीढ़ की हड्डी कर्व की शक्ल में होती है, इस तरह से होती है, ये कर्व की शक्ल के अंदर। ये अगर ये सीधी हो ना तो हम कोई भी वजन उठाएंगे, झुकेंगे तो ये टूट सकती है, इसके ऊपर इंजरी हो सकती है। जब ये कर्व होती है ना तो फिर ये स्प्रिंग वाला काम करती है, जब कोई शॉक अब्जॉर्बिंग एबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाती है। सो अगर रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए तो ये भी प्रॉब्लम होता है, इसे कहते हैं लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस। अक्सर लोग जब अपना एक्सरे कराते हैं तो उसके अंदर नजर आता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई हुई है, उसकी कर्व लॉस हुई हुई है। कर्व लॉस हो जाए उल्टा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने बताया ना आपको कि ये शॉक अब्जॉर्बिंग होता है, मैंने वजन उठाने की कोशिश की, रीढ़ की हड्डी के अंदर एक थोड़ी सी मूवमेंट आएगी और वो कंट्रोल कर लेगी। लेकिन जब मैं वजन उठाने लगा और मैंने गलत तरीके से वजन उठा लिया, या मुझे कुछ चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा मसला हुआ, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच की ये जो रबड़ है ना, जो डिस्क है, ये इस तरह से स्लिप हो जाती है, ऐसे अपनी जगह से खिसक जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्क स्लिप। ठीक है, अब ये आ सकती है इस डायरेक्शन के अंदर भी, इसे पोस्टीरियर कहते हैं, यानी पीछे वाली साइड पे। ये रीढ़ की हड्डी के पीछे अगर आप हाथ लगाए ना तो इस हिस्से को आप हाथ लगाते हैं, और कुछ केसेस के अंदर, ज्यादातर एक्सीडेंट्स के अंदर, ये आपके आगे वाली साइड के ऊपर भी जा सकती है। इसे हम एंटीरियर डिस्क बल्ज कहते हैं, डिस्क स्लिप कहते हैं। अच्छा, मैं ये फर्क बताता हूँ। ये मेन जो चीज़ हमारी जो वीडियो बनाने का मकसद ये ना, आपको ये समझ आनी चाहिए कि जो कमर में आपको डिस्क का प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्क स्लिप है, हर्निएशन है, बल्ज है, क्या चीज़ है। अच्छा, आप इस तस्वीर को देखें और सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, ये रीढ़ की हड्डी का मोहरा है। बीच की डिस्क देखें कितने आराम से पड़ी है, बिल्कुल अपनी जगह को पे, ये नॉर्मल डिस्क है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो इन्हीं डिस्कों के अंदर आने लग जाती हैं टेढ़े लाइनें, और इसे कहते हैं डीजेनरेटिव डिस्क। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये डिस्क अपनी जगह से पड़े पड़े इधर चली जाए तो इसे कहेंगे बल्ज, अगर इधर चली जाए इसे भी कहेंगे बल्ज। सो ये जो बल्जिंग डिस्क है या डिस्क स्लिप है, ये एक चीज है, समझ आइए। लेकिन अगर ये चीज, अगर ये वाली डिस्क जो यहाँ पे पड़ी हुई थी अगर इधर चली गई और इधर चली गई तो ये तो बल्जिंग होगी या डिस्क स्लिप होगी। लेकिन अगर इस डिस्क का बाहर वाला हिस्सा फट जाए और इस डिस्क के बीच में मौजूद पानी उसमें से बाहर चला जाए, ये होगा हर्निएटेड। अब ये डिस्क स्लिप नहीं है,
अब ये डिस्क हर्निएशन है। अब ये पानी इधर भी निकल सकता है या फिर जिस तरह इस तस्वीर में नजर आ रहा है इस तरफ निकल रहा है। अच्छा, अब देखें ये है डिस्क, इस तरह से आपको अभी नजर आ रही है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं इस तरफ से, यानी कि ऊपर वाली साइड से, तो इसकी यहाँ शक्ल ऐसी बनेगी। ये ऊपर वाली साइड से, ये साइड से नजर आ रही है, ठीक है, ये ऊपर वाली साइड से नजर आ रही है। तो अगर हम गौर से देखें तो इस डिस्क की साइडों के ऊपर ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना इसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, कभी कभार जब हम वजन गलत तरीके से उठा लें, अक्सर लोग जिनको ना डिस्क बल्ज हुई हो, ये हुई हो, और वो अपना इलाज ना कराएं, वैसी एक्टिविटीज करते रहें, तो फिर उनकी डिस्क का वो हिस्सा जो बाहर की तरफ खिसका हुआ होता है ना, तो उसकी बाहर वाली रस्सी यहाँ से फट सकती है और ये जो बीच वाला न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है ना, ये खिसक के बाहर आ जाता है। जब ये बाहर आ जाता है, बाहर क्या होता है, यहाँ पे नसें होती हैं, और ये नसें किस में से निकल के आ रही हैं, हराम मगज में से। ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था इस जगह के ऊपर, ये जो तस्वीर है ना, ये जो बना हुआ है, ये हराम मगज है। ठीक है, अब ये हराम मगज है। अब इस हराम मगज में से हर एक डिस्क के साथ साथ नसें निकल रही हैं। ये जैसे ही यहाँ से निकली, इसने आके इसको दबा दिया। ठीक है, अगर तो पूरी की पूरी डिस्क अपनी जगह से इधर उधर हो गई है तो क्या है, डिस्क बल्ज या डिस्क स्लिप। ठीक है, अगर पूरी की पूरी डिस्क अपनी जगह से नहीं निकली लेकिन फट गई और बीच का पानी बाहर आ गया, इसे क्या कहते हैं, डिस्क हर्निएशन। जो होती है डिस्क बल्ज या डिस्क स्लिप, इसको फिजियोथेरेपी से तो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट हैं जो मैं पिछले पता नहीं कितने सालों के अंदर जो अपने क्लिनिक पे भी ठीक कर चुका हूँ। अब हमारे क्लिनिक वाले चैनल के ऊपर, फेसबुक पेजेस के ऊपर देखेंगे इतने सारे पेशेंट्स के रिव्यूज हैं। लेकिन अगर जो कंडीशन है ना डिस्क हर्निएशन, ये वाली हर्निएशन, अच्छा इसका मसला ये है कि बीच का जो डिस्क वाला पानी है ना वो खिसक के आ जाता है बाहर। ठीक है, इसके बाहर आने की वजह से अब ये जो डिस्क है ना, ये यहाँ से हील नहीं करती, यानी कि जल्दी ये जो एनुलस टीयर होता है ना, अगर ये फटी हुई हो तो यहाँ से जल्दी हील नहीं होती। ये जो पानी का पत्ता सा बाहर निकल आता है ना, तो ये जैसे खरींद होता है, पका हुआ खरींद होता है, ये उस तरह का बन जाता है। फिर ये होता है कभी कभी डिस्क हर्निएशन की दर्द कम हो जाती है जब वो जो एक सूखा हुआ पत्ता होता है ना, जो खरींद होता है, वो जब नस को टच नहीं कर रहा था तो आप ठीक होते हैं। जब कभी कोई ऐसी पोजीशन वगैरह बन जाएगा वो नस को टच कर रहा है, फिर टांग में दर्द भी आ रही है, टांग में संपन भी आ रहा है, सो डिस्क हर्निएशन का जो पेशेंट होता है उसको एट द एंड अगर बहुत ज़्यादा सवेयर हो तो फिर उन्हें सर्जरी करानी पड़ती है, और ये डिसेक्टमी होती है। ये वाला हिस्सा जो बाहर की तरफ खिसका हुआ होता है ना, इसको काट के बाहर निकाल देते। लेकिन अगर डिस्क स्लिप हो या बल्जिंग डिस्क हो, यानी अपनी जगह से डिस्क इधर चली गई इधर चली गई, आप प्लीज किसी अच्छी जगह से फिजियोथेरेपी कराएं, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। अच्छा, अगर आपको ये वाला मसला है, लाइक डिस्क बल्ज है या हर्निएटेड डिस्क है, तो आपको जो मैं अभी आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन बताने लगा ना, उसको आपने ट्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे पहला ट्रीटमेंट आप करेंगे ना, आपने देखना है कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है, डिस्क स्लिप की वजह से हो रहा है, डिस्क हर्निएशन की वजह से हो रहा है, एसआई जॉइंट की वजह से हो रहा है, जो आप सबसे पहले करेंगे। लाइक मैं सुबह सो के उठा और मुझे कमर में दर्द हो रही है, आपने ना यहाँ पे गर्म टकोर नहीं करनी, आपने यहाँ पे ठंडी टकोर करनी है। ठंडी टकोर बहुत अच्छी होती है एक्यूट कंडीशंस में, नई नई जो कमर की दर्दें आती हैं। ठीक है, नंबर 1, अगर आपको कमर में दर्द है पिछले 6 महीने से, फिर आप इस पर गर्म टकोर करेंगे। लेकिन पिछले 6 महीने से, साल से, 2 साल से, लेकिन आज सुबह से बहुत ज्यादा है, ये तो आज सुबह से बहुत ज्यादा है, ये आपको नई दर्द है। तो जब भी नई दर्द होगी तो ठंडी टकोर, जब भी पुरानी दर्द होगी तो गर्म टकोर। नई दर्द को कहते हैं एक्यूट पेन और पुरानी दर्द को कहते हैं क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन के अंदर भी एक्यूट फेजेस आ सकते हैं। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ गई? अगर नहीं समझ आई है तो फिर बेटर ये है कि आप या तो मेरे क्लिनिक पे विजिट करेंगे या फिर आप मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन के ऊपर बात करेंगे, तो मैं उसमें आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग गाइड कर दूंगा कि आपको ठंडी टकोर लगानी है, गर्म टकोर लगानी है। नंबर 1 तो ये ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने बैक सपोर्ट बेल्ट यूज करना है, लो बैक का लंबोसेक्युलर बेल्ट यूज करना है। ये आप लोग मार्केट्स भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। मैं ना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आइस पैक के भी, लंबोसेक्युलर बेल्ट के भी, तो आप वहां पे क्लिक करके ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको लगाना है। अब इसको लगाने का मतलब ये नहीं कि ये लगा के सो जाना है, ये तब लगाना है जब आपने चलना है, वॉक करनी है, रोड पे निकलना है, बाइक चलानी है, जब आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगे यार मुझे झटका लग सकता है, मेरी वो जो डिस्क स्लिप है ना, ये वाला जो इशू है ना, ये ऐसे हो सकता है।
यानी कि डिस्क बल्ज। अगर ट्रीट और एहतियात नहीं करेंगे ना तो डिस्क हर्निएशन में कन्वर्ट हो सकता है। सो हमने कब कब लगाना है, ये लगा के सो नहीं जाना हमने। आम रूटीन में जब हमें लगे ना तो यार यहाँ पे कोई मसला आ सकता है, मैंने अब सीढ़ियाँ चढ़नी है, भागना है, चलना है, तो फिर मैं बेल्ट लाजमी यूज़ करूँगा। ये हो गया सेकंड स्टेप। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पोजीशंस के ऊपर। आपने ना ये वाली पोजीशन में लेट जाना है। कमर में आपके दर्द है ना, इतना ऊंचा करके अपनी टांगों को फिर इस तरह से लेट जाना है। कोई भी स्विस बॉल या जिम बॉल वगैरह ले लें और वो घुटनों पे नीचे रखें और आराम से ऐसे लेटे रहें और कोशिश करें कि उसको हिप्स के साथ टच करके रखें। कुछ लोग पाँव के नीचे रखते हैं तो उससे कमर में दर्द बढ़ जाती है। सो बिल्कुल हिप्स के साथ टच करके इस पोजीशन में लेट जाएं। अच्छा, अब इसमें रिकमेंडेड होता है कि आपने 15 से 20 मिनट इस पोजीशन में लेटना है। लेकिन अगर आपकी कमर में दर्द बहुत सीवियर है तो आपने पता है क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए पोजीशन बनानी है। अगर आपकी कमर में दर्द नहीं होता, अब आपने 2 या 3 मिनट के लिए नहीं, अगली दफ़ा आपने 5 मिनट के लिए बनानी है। फिर कमर में दर्द होने लग गया, ओके 5 मिनट ठीक है, उसके बाद आगे 7 मिनट के लिए बनानी है। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपने 20 मिनट के लिए इस पोजीशन के अंदर लेटना है। इस पोजीशन में ना आपकी कमर बिल्कुल नीचे की तरफ लग जाएगी और बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में चली जाएगी। सो ये होगी पोजीशनिंग। अब ये पोजीशन अगर अब मैं मोस्टली एक मुझसे गलती हो जाती है कि मैं बनाता हूँ ना जनरल पब्लिक के लिए वीडियो, तो वो स्पेसिफिक टारगेट नहीं हो सकता। अक्सर लोग अब मैं पहले कहता था कि इस पोजीशन में ना आपने लेटना है, लोग इस पोजीशन में सो जाते थे। इसको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाना है। ये सिर्फ और सिर्फ है कि टांगों की ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो, डिस्कों के पास जो खून की सर्कुलेशन इंप्रूव हो, जो हमारी रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा है उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले। सो इस पोजीशन में मैक्सिमम 20 मिनट के लिए। पेन हो रही है तो 5 मिनट चाहे लेट जाए, 2 मिनट चाहे लेट जाए। जैसे ही दर्द में कमी आना शुरू हो, इस टाइम को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और मैंने बहुत सारे मरीजों में देखा है कि इस पोजीशन को बनाने से उनकी डिस्क अपनी जगह वापस गई है। अच्छा, ये पोजीशन बनाने के बाद ना आपने नेक्स्ट ये करना है कि जब आप ये पोजीशन बनाएंगे ना तो आपने इसमें एंकल पंपिंग करनी है। अपने पाँव को ऊपर की तरफ लेके जाएं, नीचे की तरफ लेके आएं। जब ऊपर लेके जाएं 10 सेकंड रोक के रखें, नीचे लेके जाएं 5 सेकंड का वक्फा दें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा अब लोग कहेंगे कि हमें दर्द है लंबर रीजन में और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, वर्जिश हम कर रहे हैं अपने पाँव के ऊपर, ये क्या कोई इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती है। आपके जो पिंडली के पट्टे हैं, आपके पिंडली के आगे वाले पट्टे हैं, आपके पाँव के जो पट्टे हैं, इनकी जो नसें हैं, इनकी जो जड़ है वो L4 L5 S1 से निकल के आती है। अक्सर लोगों को जब कमर में दर्द होती है तो उनके सुनपन जो टांगों के अंदर आया होता है, पाँव के अंदर आया होता है, पिंडली के अंदर आया होता है। तो ये सारे के सारे एरियाज एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ इन स्टेप्स के साथ करते जाएंगे आपने। सो सेकंड क्या हो गया, एंकल पंपिंग एक्सरसाइज करनी है। इसमें 10 सेकंड का होल्ड करना है, नीचे लेके जाना है, 5 सेकंड का वक्फा देना है, कि 6 से 7 दफ़ा ये वाली वर्जिश करें हर 2 से 3 घंटे के बाद। अच्छा, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी जिसे हम कहते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज। इसमें ना आपने सीधे लेटना है, दोनों घुटनों को जोड़ के हिप्स को ऊपर की तरफ उठा लें। जब उठा के रखें तो 10 सेकंड के लिए रोकें। अच्छा, अब अगर तो है ना कमर में बहुत शदीद दर्द, तो ये वर्जिश करते हुए आपको कमर में दर्द आ सकती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फुल ऊपर नहीं लेके जाना, इतना सा उठाना है जिसमें दर्द बेयर हो सके, हल्का फुल्का दर्द हो। 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। अगर 10 सेकंड होल्ड नहीं हो रहा, 5 सेकंड के लिए लाजमी होल्ड करें। बट ये नहीं होना चाहिए उठाया और नीचे गिरा दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसको ऊपर उठाएं, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर उसके बाद छोड़ दें। तो ये एक्सरसाइज भी आपने तकरीबन 6 से 7 दफ़ा हर 2 से 3 घंटे बाद करनी है। ये है स्टार्ट। जैसे 1 या 2 दिनों में आपकी पेन कम होना शुरू हो तो फिर आपने 6 से 7 दफ़ा नहीं करना, फिर आपने 10 से 12 दफ़ा करना है। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपने 20-20 दफ़ा करना है। और इस वर्जिश को हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। ये भी दुनिया में बहुत ज़्यादा की जाती है अगर आपको लो बैक पेन के इश्यूज हों तो। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि घुटनों के बीच में ना एक इस तरह की सॉफ्ट सी बॉल रख लें, तकिया वगैरह रख लें, उसको दबाएं, 10 सेकंड के लिए रोकें, फिर छोड़ दें। ये कमर के पट्टों के लिए भी अच्छा है, टांगों के पट्टों के लिए भी अच्छी है। 10 सेकंड के लिए होल्ड करना इसमें बहुत ज़रूरी है। आपने जल्दी जल्दी नहीं करना, ये मूवमेंट कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इससे जो है ना इंजरी ज़्यादा हो सकती है। आपको पता नहीं डिस्क स्लिप है या बल्ज है तो फट सकती है। इस तरह से आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना कि हमारा उसमें नुकसान हो। सो आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी ना वो होगी इसकी उलट। इसकी उलट कैसे हो सकती है, जैसे वो अंदर की तरफ दबा रहे थे ना, अब हम करेंगे अपने घुटनों को बाहर की तरफ खोलेंगे। इस तरह का रबड़ बैंड खरीद लें आप लोग। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, इनके मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होगी ना तो आप उस लिंक पे क्लिक करके घर पे मंगवा सकते हैं। बाकी आपने ये रबड़ बैंड लगाना है और ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब अगर वैसे ही आप अपनी टांगें खोलेंगे तो उसके अंदर तो रेजिस्टेंस ही मिलेगी। रबड़ बैंड की मदद से आप जैसे ही इसको खोलेंगे, यहाँ पे 10 सेकंड रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर ओपन करेंगे, 10 सेकंड रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे। ये भी 6 से 7 दफ़ा 10 दफ़ा आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है।
अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी जिसे हम सिंगल नी टू चेस्ट कहते हैं कि सीधे लेट के टांग को मोड़ के छाती की तरफ लेके आए। कमर में अगर बहुत शदीद दर्द हो रही है ये वर्जिश करते हुए, फिर ये वर्जिश नहीं करनी। जितनी मैं वर्जिशें बता रहा हूँ ना, किसी वर्जिश को करते हुए कमर में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो नहीं करनी है, बस उस रेंज तक कर लें जिस रेंज तक दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आप ऊपर लेके आए छाती की तरफ, 10 सेकंड रोकें, वापस लेके जाएं, 5 सेकंड वक्फा दें। ये वाली वर्जिश भी आपने दिन में 6 से 7 दफ़ा करनी है, हर 2 से 3 घंटे के बाद। अच्छा, और जब भी ये वर्जिश करनी है ना आपने, तो दोनों तरफ करनी है। मैं बताया एक तरफ रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वर्जिशें मैं काफ़ी सारी बता रहा हूँ आपको, वो करनी है जिसमें कमर में दर्द नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये जितनी वर्जिशें हैं अगर आप कर पा रहे हैं ना, तो आप देखेंगे आपको इंशाल्लाह डिस्क बल्ज या कमर के दर्दों में बहुत ज़्यादा चेंजेस फील होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी ना, उसमें पहले हम सिंगल कर रहे थे, हम अपने दोनों टांग को मोड़ेंगे, छाती की तरफ लेके आएंगे, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे और अपनी टांगों को सीधा कर लेंगे। ये भी आपकी कमर के दर्द के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। 6 से 7 दफ़ा ये वाली वर्जिश भी आपने करनी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो है हमारा पिरिफॉर्मिस का एरिया। अच्छा, अब जो पिरिफॉर्मिस की एक्सरसाइज है ना, इसको ना हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पिरिफॉर्मिस ना हमारा होता है जहाँ पे हमारा हिप जॉइंट होता है, वहाँ पे बड़ी दर्द होती है डिस्क बल्ज की। अच्छा, पहले तो ऐसे टांगे मोड़ें, टांग को उठा के दूसरी टांग पे रख लें और हल्का हल्का इस तरफ लेके आए, बिल्कुल हल्का हल्का अपोजिट साइड पे। 10 सेकंड के लिए रोकें, 6 से 7 दफ़ा ये वाली वर्जिश करें। अब ये करते हुए ना आपको कमर में कोई दर्द नहीं आई, फिर आपने इसे बढ़ाना है। लेकिन अगर ये करते हुए कमर में दर्द आ रही है ना, फिर जो मैं अब बताने लगा हूँ अभी वो नहीं करनी। अगर ये दर्द नहीं आई कमर में, फिर करनी है, ठीक है। तो अगर कमर में दर्द है ना, तो फिर आप कुछ अरसे के बाद जो वो कर लेंगे। तो पहले ये वाली वर्जिश करेंगे, ये वर्जिश की, कमर में दर्द नहीं आई तो फिर आपने पता क्या करना है, फिर आप ये करेंगे कि इस पोजीशन में मेरी यूं लेटेंगे। ये देखें, इधर टांग टांग के ऊपर टांग रखी, हाथ बीच में से लेके गए और ऊपर की तरफ खींच लिया। 10 सेकंड यहाँ पे रोक के रखना है और फिर छोड़ देना। अच्छा, इससे ना आपकी टांग की यहाँ हिप वाली जगह के ऊपर खिंचाव आएगा जब आप ये वाला स्ट्रेच करें। अगर तो खिंचाव आ रहा है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर कमर में रीढ़ की हड्डी में दर्द आ रही है ना, फिर आपने ये वर्जिश नहीं करनी। तो जो मैंने पहले बताई है ना, ये वाली वर्जिश, ये सिंपल वाली जो वर्जिश है, इसमें जैसे आप इस तरह इकट्ठा करेंगे, टांग उठा के यहाँ पे रखेंगे। अब देखें, हम पूरा नहीं उठाएंगे, बिल्कुल हल्का सा इधर लेके आए, 10 सेकंड के लिए होल्ड किया, 6 से 7 दफा ये वाली वर्जिश की। लेकिन अगर ये करते हुए दर्द नहीं हुई तो फिर हमने बढ़ा लेना है, और वो हम करेंगे इस तरह से। टांग को दूसरी टांग के ऊपर रखेंगे और इस तरह से हाथ लेके जाएंगे और ऊपर की तरफ ले आएंगे, 10 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे। इसमें जो आखिरी एक्सरसाइज है ना, अच्छा, जो लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा बल्की है, जिनका वजन बहुत ज्यादा हो, तो उनका ना उनके लिए हाथ यहाँ पे रखना, यानी इस जगह के ऊपर हाथ रखना मुश्किल हो जाता है। तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ना अपना हाथ यहाँ पे भी रख सकते हैं। देखिए, यहाँ से बीच में से हाथ जब गुजारेंगे यहाँ पे, तो हम आगे नहीं रख रहे हैं, घुटने के यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, उसके अंदर वाली साइड पे रख रहे हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं कि उनको कहें कि अपनी टांग को जब मैं ऊपर कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। मकसद सिर्फ ये है कि इस एरिया को ऊपर खिंचाव आना चाहिए, कमर में दर्द नहीं आनी चाहिए। इसे हम पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच कहते हैं। अच्छा, जो इसमें अब आखिरी एक्सरसाइज है ना, उससे हम कहते हैं कोबरा स्ट्रेच। ये होता है कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच ना आपने पहले शुरू तो करना है इस तरह से, यानी कि अपनी कोहनियों तक उठना है, अपने हाथों के ऊपर नहीं उठना है। उल्टा लेट जाएंगे आप, और उल्टा लेटने के बाद इस तरह से उठेंगे, अपनी कोहनी और हाथों की सपोर्ट के ऊपर आप उठ जाएंगे, ठीक है। 10 सेकंड के लिए रोकेंगे। अच्छा, गर्दन भी ऊपर की तरफ लेके जानी है, 10 सेकंड के लिए रोकेंगे, 6 से 7 दफा ये वर्जिश करेंगे। ये करते हुए आपकी कमर में कोई दर्द नहीं आई, ठीक है। अब आपने ना इसे बढ़ाना है। अगर दर्द आ गई तो फिर बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है। सो अगर दर्द नहीं आई तो हम इसको अब बढ़ाएंगे। अब कैसे बढ़ाएंगे? ऐसे उल्टे लेट के, अब हम कोहनियों पे नहीं उठे, अब हम अपने हाथों पे उठे और उसके बाद गर्दन पे ऊपर ले गए। अब ये करते हुए अगर कमर में दर्द आ रही है तो वापस उसी पोजीशन में चले जाएं। किस पोजीशन में? हाथों और कोहनियों वाली पोजीशन के अंदर। तो इस पोजीशन में उठें, कमर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा, अगर कमर में दर्द आ रही है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपने इस वर्जिश पे आना है 1 या 2 दिनों के अंदर। पहले दिन जो है वो सिर्फ कोहनियों तक कर लें, 6 से 7 दफ़ा ये वाली वर्जिश भी करनी है, और हर 3 से 4 घंटे के बाद आप देखेंगे कि अगर आपको डिस्क बल्ज है या डिस्क हर्निएशन है, इन सारी वर्जिशों से, और जो मैंने आपको ट्रीटमेंट के मेथड बताए हैं, चाहे वो आइसिंग अप्लाई करनी है या गर्म टकोर अप्लाई करनी है। आइसिंग कब करनी है? जब नया नया दर्द है। गर्म टकोर कब करनी है? जब पुराना दर्द है। पुराने दर्द में अगर किसी दिन दर्द बहुत शिद्दत से बढ़ जाए तो वो नया दर्द बन जाता है, यानी कि नई कोई चोट लगी है।
तो आपने आइसिंग करनी है, चाहे वो पुराना प्रॉब्लम है, ये देखना है कि नया है या नहीं। आई होप सो ये वाली बात समझ आ गई, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, नेक्स्ट आपने लंबोसेक्युलर बेल्ट यूज़ करना है। इसके बाद मुख्तलिफ पोजीशंस हैं कि टांगों को ऊंचा करके रखें और एंकल पंपिंग करें और ब्रिजिंग करें और बॉल को अंदर की तरफ दबाएं, बाहर की तरफ खोलने की कोशिश करें, और उसके बाद आप सिंगल नी टू चेस्ट करें, उसके बाद डबल नी टू चेस्ट करें, और उसके बाद पिरिफॉर्मिस के डिफरेंट स्ट्रेचेस हैं, और साथ में आपने कोबरा स्ट्रेचेस करने हैं, उल्टा लेट के चाहे कोनियों पर उठें, और अगर दर्द नहीं है तो फिर आप हाथों के ऊपर उठ सकते हैं। तो ये हमारी पूरी वीडियो की ओवरऑल समरी हो गई है। सो अगर ये मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि आपको आपकी कमर के दर्दों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस फील होंगे। सो ये वो मैक्सिमम चीज़ें हैं जो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप घर में करें, ठीक है। और अगर फिर भी आपकी दर्द सेटल नहीं होती, अव्वल तो हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर नहीं होती तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप किसी नियरबाई थेरेपी सेंटर भी साथ में ज्वाइन करें। उस थेरेपी सेंटर में आपकी ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी होगी जो कि आपके डिस्कों के लिए बहुत अच्छी है। साथ में आप टेंस मशीन या इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लगवा सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग अपने क्लिनिक पे करते हैं वो इलेक्ट्रिकल आकुपंक्चर थेरेपी। अगर कोई पेशेंट मैनेज ना हो रहा हो तो फिर नीडल्स के साथ उनके स्टिमुलेशंस करते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और इसके अलावा मैनुअल थेरेपी, जिसके ज़रिए हाथों की मदद से डिफरेंट पोजीशंस बना के आप रीढ़ की हड्डी के मोहरों की डिस्क को अपनी जगह पे लेके जा सकते हैं। तो चाहे डिस्क बल्ज हो या चाहे डिस्क हर्निएशन हो, ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इनकी वजह से जो दर्दें होती हैं उनको हम शैटिका और इस तरह शैटिक नर्व की दर्द हो रही है, जड़ें यही होती हैं सारी की सारी। इन सब चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। अगर आप लोग मुल्तान से हैं तो मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो फिर आप मेरे साथ 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। मैं नीचे कमेंट्स के अंदर अपना जो क्लिनिक का नंबर है वो पिन कर दूंगा, आप उस पर रब्ता करके डायरेक्टली मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन करें और अपनी जितनी रिपोर्ट्स हैं, सारा डाटा है वो शेयर कर सकते हैं। उस अकॉर्डिंग फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने अपने कमर की दर्द को, शैटिका को, डिस्क बल्ज को, इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।